Okay, so as your wish, we now started our journey. We resumed our journey in Roman Empire. रोमन एम्पायर की यात्रा में जो अगला पड़ाव है वो है लेट एंटीक्विटी। ठीक है, लेट एंटीक्विटी अब हमने पहले भी पढ़ लिया था ना। रोम को दो पार्ट में हम बांट सकते हैं, एक तो है अर्ली रोम जिसको हम कहते हैं, और दूसरा लेट वाला। तो लेट वाला का मतलब ये नहीं हुआ कि इतना लेट हो गया हमारे टाइम में आ गया। ठीक है, पूरा रोमन हिस्ट्री अगर हम देख लेते हैं तो रोमन एम्पायर का जो फॉल होता है वो 700-750 ईस्वी के आसपास से शुरू हो जाता है बढ़िया से, और अंतिम बार मतलब 750 तक आते आते आप कह सकते हो कि रोमन एम्पायर खत्म हो गया था। उसकी जगह पर केवल एक एम्पायर बचा था, जो कि रेमिनिस्केंट्स आप कहते हैं ना, कि वो रोमन एम्पायर की के अवशेषों पर, उसके भग्ना अवशेषों पर एक छोटा सा, छोटा तो नहीं कहेंगे, था तो वो भी बड़ा ही, लेकिन एक राज्य बचा हुआ था, वो है बाइजेंटीन एम्पायर। मतलब रोमन एम्पायर नाउ टर्न्ड इनटू बाइजेंटीन एम्पायर, लेकिन रोमन एम्पायर पर्टिकुलरली खत्म हो गया था। रोमन एम्पायर 750 ईस्वी के आसपास खत्म होता है, 750 में। अब इसमें इस जो 750 ईस्वी में खत्म हो रहा है और शुरू कब हो रहा है, फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से, यानी टोटल लगभग आप 700-750 साल कह सकते हो ठीक से, कि इतने 750 साल का ये एम्पायर रहा है। इसमें 300 से पहले का जो पार्ट है वो है अर्ली रोमन एम्पायर, और 300 के बाद का जो है वो लेट रोमन एम्पायर है। तो लेट रोमन एम्पायर में जो कुछ भी हुआ उसे हम लेट एंटीक्विटी कहते हैं। समझ के बात की नहीं? यस सर। होगा रोमन एम्पायर के ब्रेकअप के बाद से। आपने पढ़ा था ना, थर्ड सेंचुरी क्राइसिस आई थी, और थर्ड सेंचुरी क्राइसिस के बाद रोमन एम्पायर दो पार्ट में बट गया, ईस्ट रोम और वेस्ट रोम। इसके बाद से शुरू होता है लेट वाला पीरियड, क्योंकि इसके पहले वाला अर्ली रोमन एम्पायर था। सो द अर्ली रोमन एम्पायर मींस beginning of Rome, from beginning of Roman Empire till 3rd century, and after 3rd century, or you can say after 4th century, the later phase of Roman Empire starts, और ये चलता है 7th century तक, जब तक कि पूरी तरह से रोमन एम्पायर तबाह नहीं हो जाता। पहले वाले में जो 3rd century में क्राइसिस आई थी वो किस वजह से थी, और जो 7th century में आई है वो किस वजह से थी? दोनों में ही जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक हुआ था बेटा। थर्ड वाले में जो 3rd सेंचुरी में अटैक हुआ था वो जर्मनिक ट्राइब्स का अटैक हुआ था, जिसमें गोथ्स, विसिगोथ्स, वंदाल्स, ये सारे लोग शामिल थे। ठीक है, थोड़े बहुत हूण भी शामिल थे। और जो 7th सेंचुरी में होती है उसमें प्योरली हूण शामिल है, हूणों का अटैक हुआ है। और ये इस दौर में जो व्हाइट हून्स थे ये बड़े खतरनाक लोग थे। ये इतने खतरनाक थे, ये हिंदुस्तान में भी आते हैं, इंडिया में भी इनका अटैक होता है। गुप्त साम्राज्य उस दौर में हुआ करता था, तो हमारे यहाँ के गुप्त रूलर्स को भी हूणों से बहुत लड़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें जैसे कि थोड़ी बहुत लड़ाई तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भी शुरू हो जाती है। उसके बाद स्कंदगुप्त के टाइम में लड़ाई होती है। स्कंदगुप्त जो है वो हूणों को हराता है। कहते हैं कि उसके टाइम तक हूण हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे थे लेकिन आ नहीं पाए थे। उसके सिक्कों पर उसे हूण हरिण केसरी लिखा गया है, मतलब हूण रूपी हिरण के लिए शेर के समान, तो वो शेर हुआ करता था। उसके बाद फिर कुमारगुप्त आए। कुमारगुप्त के टाइम में हूण अंदर आना शुरू कर दिए थे, और उसके बाद जैसे जैसे गुप्त वंश में कमजोर शासक आना शुरू किए, हूणों ने प्रॉपरली कब्जा करना शुरू किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को क्रॉस करते हुए वो बनारस और मगध तक पहुंच गए थे। ठीक है, ये जो हूण हमारे यहाँ आ रहे थे वो तो जो है ये मिहिरकुल और तोरमाड़ वगैरह थे, लेकिन जो वहां पर अटैक कर रहे थे वो थोड़ी दूसरी जाति के थे, लेकिन थे उसी खानदान के, उसी वंश के। खैर, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लेट एंटीक्विटी की बात करते हैं। तो लेट एंटीक्विटी मतलब रोमन एम्पायर के ब्रेकअप के बाद से रोमन एम्पायर के डिस्ट्रक्शन तक। ब्रेकअप 4th सेंचुरी और डिस्ट्रक्शन 7th सेंचुरी, यानी चौथी से लेके 7वीं शताब्दी के बीच का जो कुछ भी हुआ उसे हम लेट एंटीक्विटी कहते हैं। बस एक शब्द याद कर लो,
चौथी से सातवीं, किसको किसको याद हो गया? सर हमको। याद हो गया, गुड। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो है लेट एंटिक्विटी का क्या मतलब है, तो आप बताओगे रोमन एम्पायर और द फीचर्स ऑफ रोमन एम्पायर ड्यूरिंग 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी। चौथी शताब्दी से लेके 7वीं शताब्दी के बीच में रोमन एम्पायर में जो कुछ भी हुआ वो सब लेट एंटिक्विटी है। लेट का मतलब होता है बाद का, एंटिक्विटी माने पुराना, यानी बाद का पुराना। आप कह सकते हो बाद की प्राचीनता। तो हमारे लिए तो एंशियंट ही हुआ। 7th सेंचुरी 4th सेंचुरी कहां हमारे लिए नया हो जाएगा? आज से तो जब 1700-1500 साल पहले की बात है, तो हमारे लिए पुराना है, तो इसलिए वो जो है एंटिक्विटी है। लेकिन रोम एम्पायर के लिए वो लेट था, क्योंकि रोमन एम्पायर खत्म होने वाला है। So the period saw considerable changes in almost all the spheres, cultural, economic, administrative। चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच में रोम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उनके संस्कृति में भी बदलाव आता है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन में आता है, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आता है। इन सभी चीजों को हम कहते हैं लेट एंटिक्विटी। आइए एक एक करके देखते हैं कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ में क्या बदलाव आया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में बदलाव यह आया कि मॉनेटरी स्टेबिलिटी आई। इस दौर में जो है सोने के सिक्के आ गए थे, आपको पता ही है 4th सेंचुरी में सोलिडस आ गया था। तो मॉनेटरी के मामले में काफी स्टेबल हो गया। 3rd सेंचुरी में देखो क्राइसिस थी, मॉनेटरी क्राइसिस थी, क्योंकि चांदी के सिक्के होते थे और स्पेन में चांदी मिल नहीं रहा था। लेकिन जब से सोना आ गया तो फिर सोना काफी मिल रहा था। इस तरह से देखा जाए तो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी रोम में आ रही है। और इसी मॉनेटरी स्टेबिलिटी का नतीजा था कि हिंदुस्तान में बहुत रोमन सिक्के आए, रोमन सोने के सिक्के आए, क्योंकि हिंदुस्तान में गुप्त साम्राज्य इस दौर में चल रहा था और इंडिया से बहुत सारा सामान रोम को भेजा जाता था और रोम बदले में हमें सोना दिया करते थे। इस तरह से हिंदुस्तान में सोना ना होने के बावजूद भी हम सोने की चिड़िया बन गए, क्योंकि हमें रोमन सिक्के मिल रहे थे। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ रोम का बहुत तेजी से बढ़ा। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स अभी भी बताते हैं कि वहां पर बड़े सारे रूरल एस्टेब्लिशमेंट्स थे, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हुए, लाइक ऑयल प्रेसेस, ग्लास फैक्ट्रीज बनाई गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर आ गए। ये स्क्रू वगैरह जो आप स्क्रू ड्राइवर अपने यहाँ यूज करते हो ना, ये रोमन्स की देन है। उन्होंने ही सबसे पहले बनाया था। वाटर मिल्स, ये टेक्नोलॉजी भी उन्हीं की है। सो द पीरियड आल्सो सा द रिवाइवल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। इस दौर में लंबी दूरी के जो व्यापार थे वो भी शुरू हो गए, खास करके इंडिया और चाइना से। इसी दौर में सिल्क रूट, नाम सुना है? जो चाइना से रूट निकलता है और चला जाता है रोम तक, वो भी बहुत तेजी से विकसित होना शुरू हुआ। सो व्हाट कैन वी से हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि ये एक बहुत फैसिनेटिंग पीरियड था, काफी प्रॉस्पेरिटी चौथी शताब्दी से शुरू हुई। ठीक है, अब चौथी क्या, हम इसको तीसरी से ही कह सकते हैं कि यहीं से चालू हो गया था। हम एक एक करके क्योंकि कोई भी चीज देखो सडनली नहीं आता, लेकिन हाँ उसका जो विजिबल इंपैक्ट है वो है 4th सेंचुरी टू 7th सेंचुरी। अब थोड़ा सा हम लेट एंटिक्विटी में एक एक रूल के बारे में समझ लेते हैं, कौन कौन से रूल बड़े महत्वपूर्ण थे इस दौर में। तो हम शुरू करते हैं डायोक्लेशियन से, थोड़ा सा पहले से शुरू करते हैं। मतलब रोम अभी बटा नहीं था तब से, जब रोम एक ही था। आगे बटेगा, तो ध्यान रखो, हम थोड़ा बैक गियर लगा रहे हैं और वहां से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो डायोक्लेशियन का रूल कैसा रहा? आपसे अगर पूछा जाए कि डायोक्लेशियन का रूल कैसा रहा, उसके बारे में आप कुछ लिखिए, बताइए। आपकी किताब में नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूं। आपकी बुक में क्या मिलेगा पता है? आपकी बुक में ये मिलेगा, डायोक्लेशियन का नाम मिलेगा और ये 4-5 तो काम मिलेंगे, लेकिन बाकी चीजें थोड़ा सा आपको एडिशनल दे रहा हूं। समझो कि डायोक्लेशियन का रूल शुरू होता है 284 एडी में। ये वो समय है जबकि पर्शिया से लड़ाई रोमन्स की चल रही है। ठीक है, वहां पर ससानिद अंपायर आ गया है और उधर से जो है वो जर्मनिक ट्राइब्स भी तैयार हो रहे हैं। अभी हमला नहीं किया, लेकिन हमले की तैयारी में है पूरा। तो डायोक्लेशियन का ये रूल है, और जर्मनिक ट्राइब्स भी बॉर्डर पे खतरा मंडरा रहा है। तो बॉर्डर पे उधर खतरा है और ये पर्शियन अंपायर से भी खतरा है। ये दोनों से खतरे चल रहे हैं।
और इसी समय डायक्लेशियन रूलर बनता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड आर्मी लीडर था, ठीक है। और इसने जो है लौह नीति अपनाई, मतलब सीधे सीधे मारो पीटो भगाओ इस तरह की एक कठोर शासन जिसको कहते हैं उसने शुरू किया। उसने पूरे राज्य की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। डायक्लेशियन डबल द साइज ऑफ रोमन आर्मी। उसे जैसे जैसे खतरा लगने लगा कि पर्शिया से भी खतरा है, जर्मनी से भी खतरा है, उसने तुरंत आर्मी की संख्या बढ़ा दी। ये बड़ा काम है। अब आपसे पूछा जाए डायक्लेशियन ने काम क्या किया, तो पहला काम किया उसने बहुत बड़ी आर्मी रख दी। जितनी आर्मी रोम की पहले थी वैसे भी बहुत बड़ी आर्मी थी, उसने जस्ट डबल कर दिया। अब अगर आर्मी बड़ी हो गई तो बेटा खर्चा बड़ा हो जाएगा, डिमांड बहुत हो जाएगी। डिमांड होने पे क्या होगा, दाम बढ़ेंगे सामान के। मान लो अगर 10 सैनिक हैं तो वो जो है 10 सैनिकों के लिए खाना मांग रहे हैं, सैनिक 20 हो जाएंगे तो खाने की डिमांड 20 हो जाएगी। जाहिर सी बात है प्रोडक्शन करने वाले दाम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। तो उसने दूसरा काम किया, कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय सेटिंग फिक्स्ड प्राइसेस फॉर गुड्स। ये डायक्लेशियन का दूसरा काम है। पहले तो उसने आर्मी बढ़ा दी, और जब खर्चा बढ़ने लगा तो उसने दाम फिक्स कर दिए कि इससे ज्यादा कीमत पे गेहूं नहीं बेचा जाएगा, चावल नहीं बेचा जाएगा, सामान नहीं बिकेगा। कुल मिलाकर के हर सामान का दाम फिक्स हो गया। चलिए और गुड। तीसरा काम क्या किया, अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए कि रोमन एम्परर्स को ज्यादा सम्मान मिले, इसके लिए ही क्लेम द डिसेंट फ्रॉम एंशिएंट रोमन गॉड्स। ठीक है, उसने ये डिक्लेयर किया कि जो राजा होता है वो रोम के देवताओं का वंशज होता है, यानी डिवाइन राइट। मैं अब राजा ही नहीं, मैं देवताओं का वंशज हूं, तो मतलब मेरी पूजा वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि देवताओं की होती है। यही वो टाइम है जबकि मंदिरों में सिर्फ देवता ही नहीं बल्कि राजाओं की भी मूर्तियां लगने लगी, पूजा होने लगी। ठीक है, वर्शिप ऑफ किंग शुरू हो गया। और बताओ आगे और क्या काम किया। तो डायक्लेशियन ने चूंकि आर्मी बढ़ा रखी थी, खर्चे बढ़ गए थे, अपना रिस्पेक्ट कराने के लिए उसने डिवाइन राइट भी शुरू कर दिया था, फिक्स प्राइसेस कर दिए थे। लेकिन इतने के बावजूद खतरा वही पुराने वाला था, जर्मनी के साइड से भी और पर्शिया के साइड से भी। तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता। अब ये दोनों पर्शिया और जर्मनी का साइड आप देख लो, जानते हो कि नहीं, ये पूरा जो साइड है वो है जर्मनी का साइड, और ये जो साइड है सॉरी ये वाला वो है पर्शिया का साइड। ठीक है, तो इधर से जो है जर्मनिक ट्राइब्स अटैक कर रहे थे और इधर से पर्शियन अटैक कर रहे थे। तो ये जो रोमन एम्पायर है वो तो बर्बाद होना ही होना है। ठीक, इन दोनों के अटैक के बीच में। लेकिन इससे बचाने के लिए डायक्लेशियन ने काम क्या किया, उसे लगा रोमन एम्पायर बहुत बड़ा हो गया और इतना फिजूल का एम्पायर जो है इसको बचाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ा, बड़ा मेहनत लग रही है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जो जो काम की जगह नहीं है उनको हटा देते हैं। जहां पर केवल पहाड़ी पहाड़ है, जंगल ही जंगल है, कोई खेती नहीं हो रही है, कोई फायदा नहीं है, उसको उसका क्यों रख रखाव करें, क्या फायदा होगा। हालांकि ये बेवकूफी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। पता है क्यों, ऐसी बेवकूफी इंडिया में भी एक बार हुई थी। हाँ, चाइना ने कुछ एक इलाकों पर कब्जा कर लिया था, वो अक्साई चीन वाला इलाका नहीं है, जब चाइना से वॉर हुआ था इंडिया का। आई थिंक इट वाज 1962 और लाइक दैट, यही टाइम रहा होगा, 61-62 के आसपास। और उस दौर में अभी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वो उनका लास्ट ही कार्यकाल चल रहा था। सेम टाइम पे चाइना से वॉर हुआ और इंडिया पीछे आई और जो है वो चाइना ने कब्जा कर लिया। कहते हैं कि उस दौर में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया था संसद में जाकर के कि नहीं, जब लोगों ने पूछा कि भाई देश इतना कमजोर क्यों है कि चाइना बढ़ गया है और कब्जा कर लिया, देश ने कुछ नहीं किया, इस तरह के सवाल उठते हैं। नेहरू जी ने जवाब दिया कि छोड़ो, अगर चला गया तो कौन सा बहुत पहाड़ टूट गया, था तो वो ऐसा इलाका जहाँ कुछ उगता भी नहीं था, वहां तो खेती भी नहीं होती थी, पहाड़ी इलाका है,
ना पेड़ है, ना पौधे हैं, ना कुछ है, मतलब बंजर है। अगर वो चला भी गया तो क्या नुकसान। तो कहते हैं कि राजस्थान के उस दौर में कांग्रेस के ही कोई सांसद थे, लेकिन उस दौर में आप समझो कि ऐसे लोग हुआ करते थे जो कांग्रेस में, जरूरी नहीं है कि कांग्रेस में होने के बाद सबकी हाँ में हाँ ही मिलाएंगे। तो ऐसी किंवदंती, ऐसा कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर कि हाँ सही बात है या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पंडित जी, उगता तो आपके सर पे भी कुछ नहीं तो चाइना को दे दें। दैट सिंपली मीन्स कि जो जगह तो जगह होती है, उसमें कुछ उगे या ना उगे, बंजर भी है तो हमारी है ना, हम कैसे दे देंगे किसी को। लेकिन डायक्लेशियन वो थोड़ा सा दूसरे हिसाब का था, उसको लग रहा था कि कोई जरूरत नहीं है ऐसे फालतू जगहों को अपने कब्जे में रखने की। तो उसने क्या किया, उसने एम्पायर को के बॉर्डर लाइन को, जहां जहां भी उसे लगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, उसे उसने छोड़ दिया। ठीक है। और साथ में एक काम और किया कि एम्पायर को दो टुकड़ों में बांट दिया। उसे लगा कि यार ये बड़ा एम्पायर है तो इसको अकेले जाना जो है वो संभव नहीं होगा। तो ये खतरनाक काम किया उसने। अब देखो रोमन एम्पायर कितना बड़ा है, रोमन एम्पायर पूरा देखो, ये इंग्लैंड इंग्लैंड लेके सब इतना बड़ा रोमन एम्पायर हुआ करता था। उसे लगा इतना बड़ा एम्पायर चला पाना संभव नहीं है, तो कुछ एक इलाके इधर वाले उसने छोड़ दिए जो रोमन कब्जे में थे। और प्लस एक और बड़ा काम किया कि रोम को ही दो भागों में बांट दिया। ये देखो, ये इधर हो गया पर्पल कलर वाला, और ये इधर जो है दूसरा थोड़ा ब्रिक कलर का। ये जो दो कलर देख रहे हैं, इसको उसने वेस्ट रोमन रोम कहा और इसको इसने ईस्ट रोम कहा, यानी दो राजधानियां हो गई, दो जगह पे बट गए। वेस्ट वाला ये राजधानी थी, ईस्ट वाली ये राजधानी थी। ठीक है। अभी ध्यान रखना, ये शहर बसा नहीं है, बस केवल बांटा है, डायक्लेशियन ने केवल बंटवारा किया है, अभी नया काम कुछ नहीं किया। और फिर क्या हुआ, सो ही डिवाइडेड द एम्पायर इनटू ग्रीक स्पीकिंग ईस्ट और लैटिन स्पीकिंग वेस्ट। अब ये आप अगर मैप देख रहे हैं तो इधर कौन सी भाषा बोली जा रही है, चलो बताओ, ईस्ट में क्या बोला जा रहा है, क्विक कौन बता रहा है। ग्रीक। हाँ, ग्रीक। ग्रीक ही बोला जाएगा, क्योंकि ये ग्रीस है ना, ये यूनान है, तो पूरे ईस्ट में ग्रीक बोला जा रहा है। और ये इटली है तो यहाँ की भाषा क्या है, लैटिन। हाँ, तो यहाँ लैटिन बोली जा रही है। लैटिन का मतलब जानते हो क्या होता है, लैटिन का मतलब सदर्न, साउथ। तो ये रोम के साउथ में है पूरा इलाका, यहाँ की भाषा लैटिन भाषा है, और इस वजह से लातिनी या लैटिन जिसे हम कहते हैं वो बोला जाता है। He took the eastern half for himself and appointed a co-ruler for the west. डायक्लेशियन ने क्या काम किया कि ईस्ट में जाकर के शासन करने लगा, ये रोम छोड़ा, ईस्ट में आ गया, इधर शासन करने लगा, और अपने ही किसी खानदान के किसी व्यक्ति को वेस्ट में छोड़ दिया। इस तरह से अब रोम के दो रूलर हो गए, वेस्ट के अलग रूलर और ईस्ट के अलग रूलर। ये पहला खतरनाक गलत काम किया था डायक्लेशियन ने, मतलब इसने भारत पाकिस्तान बांट दिए। ठीक है। While Diocletian shared authority, he kept overall control. हाँ, ये अलग बात है, उसने अथॉरिटी बांट जरूर दी थी, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल उसी का था। ठीक है। फिर डायक्लेशियन 305 में जो है वो मर जाता है, रिटायर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है तुरंत उसके बाद, और 311 तक आते आते चार राइवल हो जाते हैं, चार लोग आपस में लड़ना भिड़ना शुरू कर दिए। So among them was an ambitious young commander named Constantine. इन चारों में एक कॉन्स्टेंटीन नाम का भी व्यक्ति था जो बहुत फेमस हुआ, मतलब रूलर कॉन्स्टेंटीन, जिसने वो कॉन्स्टेंटिनोपल नामक जगह बसाई थी, नया शहर बनाया था जिसको आज इस्तांबुल कहते हैं या कुस्तुस्तुनिया कहते हैं। सो द एम्परर डायक्लेशियन अबेंडन टेरिटरीज, जो भी टेरिटरीज कम इंपॉर्टेंट के थे उनको डायक्लेशियन ने छोड़ दिया। उसने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाइड किया, उसने प्रोविंशियल बाउंड्रीज को रिकॉग्नाइज किया, उसने सिविलियन और मिलिट्री फंक्शंस को अलग कर दिया। ठीक है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था,
एडमिनिस्ट्रेशन अलग हो गया और जो है एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री वाला काम अलग लोग करने लगे. So he granted greater autonomy to the military commanders who became powerful. और मिलिट्री कमांडर्स को बहुत उसने ऑटोनॉमी दे दी ताकि वो बहुत पावरफुल हो गए. और कॉन्स्टेंटीन, अब उसके बाद आता है नया रूलर, तो वो कुछ नए चेंजेस करेगा. फिलहाल डायोक्लेशियन के द्वारा किए गए चेंजेस ये रहे हैं. तो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टेंटीन्स रूल. अब हम कॉन्स्टेंटीन के बारे में भी समझ ले थोड़ा, ये साहब कौन थे और इन्होंने कौन कौन से खतरनाक काम किए. तो अगर आपसे पूछा जाए डायोक्लेशियन के रूल के बारे में तो क्या क्या बताओगे आप? डायोक्लेशियन 284 में रूल करना शुरू कर दिया है. वो एक स्ट्रॉन्ग आर्मी लीडर है. उसने रोमन आर्मी की साइज डबल कर दी. उसने खुद को डिवाइन किंग घोषित कर दिया. रोमन गॉड्स की तरह पूजा होना शुरू हुआ उसका. उसने एम्पायर के कम इंपॉर्टेंट जगहों को छोड़ दिया. खुद एम्पायर को ही दो भागों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट में. उसके बाद उसने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाइड किया, बाउंड्रीज को फिक्स किया, सिविलियंस को मिलिट्री जो है कामों से अलग किया. ये सारे काम किसके थे? डायोक्लेशियन के. सो नोट इट डाउन, राइट इट समवेयर इन पॉइंट्स सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड, यू कुड नो इट दैट डायोक्लेशियन डिड ऑल दीज थिंग्स. अब नया रूलर आ जाता है कॉन्स्टेंटीन. हाँ बेटा बोलो. सर ये जो कॉन्स्टेंटाइन था ये सर पहले भी एक था ना ऊपर में कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट करके? नहीं नहीं, यही वाला है. वो तो ऑगस्टस था जो पहला रूलर था. अब कॉन्स्टेंटीन साहब कौन थे और इन्होंने क्या किया, इनके बारे में आपको बता दें कि कॉन्स्टेंटीन साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो क्रिश्चियनिटी को अपनाया था. हालांकि ये एक बात और भी जान लो कि यही वो साहब भी थे जो क्रिश्चियनिटी अपनाने से पहले क्रिश्चियंस को मारते थे. इन्हीं के टाइम में क्रिश्चियंस बहुत मारे गए थे. ठीक है. So a critical movement in Christianity occurred in 312. ठीक है. इसमें क्या हुआ, रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन वो अपने बाकी 3 लोगों से लड़ रहा था. आपको पता है 4 वहां पे शासक हुआ करते थे, 4 सक्सेसर हो गए थे डायोक्लेशियन के, चारों आपस में लड़ रहे थे. तो उसमें कॉन्स्टेंटीन जीता. ठीक है. और on the day before the battle at Milvian Bridge, Constantine prayed for divine help. कहते हैं कि जब वो लड़ाई कर रहा था अपने जो है जो को कॉम्पिटिटर्स थे उसके सक्सेसर्स, तो उनके साथ जब उसकी लड़ाई हो रही थी तो 4 में से कोई जीत नहीं रहा था. कॉन्स्टेंटीन साहब जाते हैं और वो मिल्वियन ब्रिज के पास और जाकर के प्रे करते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरी मदद करो. उस दौर में क्रिश्चियनिटी नया नया धर्म पैदा हुआ था. 150-200 साल हो गए थे उसे जीसस क्राइस्ट के बाद, और अभी बहुत लोग नहीं फॉलो कर रहे थे. रोम में तो बिल्कुल नहीं फॉलो कर रहे थे, लेकिन कई सारे लोगों का मानना था कि नहीं जीसस क्राइस्ट में बड़ा ताकत है. होता है ना कई कई कि जब आप किसी मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं तो फला आदमी बता देते हैं कि आप यहाँ पर जाकर के मन्नत मांगो, इनमें बड़ी ताकत है, जल्दी पूरा होता है. वो भी ऐसा यकीन कर रहा था. तो उसने प्रे किया कि अगर ईश्वर मेरी मदद करे और मैं जीत जाता हूं तो मैं क्रिश्चियनिटी अपना लूंगा. कहा जाता है कि he reported that he then saw an image of a cross. जब वो प्रेयर कर रहा था तो उसे आसमान में एक क्रॉस दिखाई पड़ा. ये क्रॉस वही जीसस क्राइस्ट का सिंबल. He ordered artisans to put the Christian symbols on his soldiers' shield. और उसने तुरंत तमाम जो है आर्टिसंस को बुलवाया और कहा कि जितने हमारे सैनिक हैं, सैनिकों के पास जो ढाल है, तलवार और ढाल से ही लड़ाई होती थी, तो ढाल पर सब क्रॉस के निशान लगाओ. ये ईश्वर का हमें आदेश हुआ है. और ऐसा उसने करवाया. इसके बाद फिर क्या हुआ, रोजो जो है सैनिकों के शील्ड पर क्रॉस का निशान लगाया गया और वो सैनिक युद्ध को जीत जाते हैं. तो इस तरीके से अब युद्ध किस लिए जीत गए, कैसे जीत गए, ताकतवर रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन
चूंकि वो प्रे किया था और उसको ऐसा दिखाई पड़ा था, सपना आया था या जो भी, तो इन सारी चीजों को देखते हुए कॉन्स्टेंटीन तुरंत जो है वो क्रिश्चियन बन जाता है। तो 313 में कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियंस को मारना बंद करा दिया कि नहीं, क्रिश्चियंस को कोई नहीं मारेगा, यही सच्चे भक्त हैं और सही देवता की पूजा करते हैं। और उसने खुद भी डिक्लेयर किया कि आज से मैं भी जो है क्रिश्चियन बनता हूं। तो मतलब आप कह लो पहला रोमन एम्परर जो कि क्रिश्चियन बना था। इसके पहले कोई एम्परर या कोई राजा क्रिश्चियन नहीं होता था। कॉमन पीपल भले बन जाए क्रिश्चियन, लेकिन राजा अगर पहली बार क्रिश्चियन बनता है तो वो कौन था? कॉन्स्टेंटीन। और उसके बाद उसका जो लड़का हुआ थियोडोसियस, उसने तो सबके लिए कंपलसरी कर दिया कि जो भी रोम में रहेगा वो क्रिश्चियन बनेगा तभी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। हालांकि कॉन्स्टेंटीन ने ऐसा नहीं किया था, वो तो खुद क्रिश्चियन बना था, दूसरों को नहीं बना रहा था। लेकिन राजा के क्रिश्चियन बनते ही बड़ी तेजी से क्रिश्चियनिटी वो फैलने लगी रोम में। और 380 में जो नया रूलर बना थियोडोसियस, वो कौन था? कॉन्स्टेंटीन का लड़का था। उसने 380 में डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑफिशियल रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, इसका मतलब हर व्यक्ति क्रिश्चियन बनेगा ही बनेगा। ये रहा कहानी कॉन्स्टेंटीन साहब की। अब इन्होंने काम कौन कौन से किए? पहला काम तो इन्होंने किया कि भाई ये जीते एक युद्ध जो डायक्लेशियन के बाद शुरू हुआ था। दूसरा बड़ा काम इन्होंने किया मॉनेटरी स्फीयर में, कि इन्होंने सोलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया जो कि सोने का सिक्का था। और ये संसार में चलने वाला, संसार में तो नहीं कह सकते क्योंकि अपने यहाँ सोने के सिक्के चल चुके थे ऑलरेडी, कुशाणों ने चलाए थे, इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे, लेकिन रोम में पहली बार सोने का सिक्का इसी ने चलाया था जो 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड का हुआ करता था। द अदर इनोवेशंस वाज द क्रिएशन ऑफ सेकंड कैपिटल ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। दूसरा काम इसने किया था, एक नया कैपिटल बनाया था जिसको हम कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं, कुस्तुस्तुनिया कहते हैं, या इस्तांबुल कहते हैं आज के नाम से। एंड ही अडॉप्टेड क्रिश्चियनिटी, ये इसका तीसरा काम था। तो सॉलिडस चलाना ये पहला काम हुआ, कॉन्स्टेंटिनोपल नई राजधानी बनाना ये दूसरा काम हुआ, और क्रिश्चियनिटी अपनाना ये तीसरा काम हुआ। तो ये 3 काम कॉन्स्टेंटीन साहब ने किया। सबको समझ में आ गया इतना कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ओके, तो चलिए बेटा आज के लिए फिर इतना ही। रिलीजियस लाइफ और इसके आगे की चीजों को हम लोग पढ़ेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए सब एंजॉय करो, ठीक है सर? हाँ बेटा, और शाम को आपका जो करियर काउंसलिंग है उसमें आपको जरूर शामिल होना है सबको।